नमस्ते बच्चों। तो आज इस रिवीजन सीरीज का जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन क्लास 12 का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिप्रेजेंट गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है आपको गैस प्लस गैस होना पड़ेगा। O2 इन वाटर नहीं हुआ बिकॉज वाटर लिक्विड है। मरकरी इन गोल्ड भी नहीं हुआ, दोनों सॉलिड है। मरकरी लिक्विड है, गोल्ड सॉलिड है। एलॉय भी नहीं होगा बिकॉज एलॉय भी एक होमोजेनस मिक्सचर होगा दो मेटल्स का, मतलब दो सॉलिड्स का। मिस्ट आपका आंसर होगा बिकॉज ये वाटर वेपर प्लस, याद रखना ये वाटर गैस में होता है और एयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो मिस्ट इसका आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे मैंने पहले से कैलकुलेशन कर दिया ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6.4 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, इसका मोलर मास दिया हुआ है, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट भी हमें पता है 126/2, मतलब ये कितना हो गया 63। इसके वॉल्यूम को 250 किया गया और पूछा गया इस सॉल्यूशन को का 10 ml है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मल एनएच कितना लगेगा। तो पहले मैंने नॉर्मलिटी निकाला, फॉर्मूले से कितना है 0.4, और फिर यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दिया, एक तरफ ऑक्जेलिक एसिड और एक तरफ NaOH। तो N1V1 इक्वल टू N2V2 किया, सो V2 कितना आ रहा है 40 ml। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम मोल ऑफ H2SO4। एक ग्राम पूछा है, मतलब ये क्या पूछा है, ये वेट पूछ रहा है। और ग्राम मोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल। तो 0.25 ग्राम मोल का मतलब 0.25 मोल। और अगर मोल पता है तो हम वेट निकाल सकते हैं कैसे, मोल इनटू मोलर मास, मतलब हमें ये कुछ 24.5 ग्राम आया, मतलब आंसर क्या आया बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, तो सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाता है होमोजेनस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस। इसका आंसर डायरेक्टली ए होगा। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। सॉल्यूशन होमोजेनस होता है जिसमें कम से कम दो लोग तो होंगे, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज करना है तो दो चीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे ये लिक्विड है, अब इसमें कोई गैस है, तो इसमें जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा उतना इसका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। और बिकॉज गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए इसको लो टेम्परेचर ज़्यादा फेवर करता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। सो डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर, आंसर सी बनता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। हेनरीज लॉ के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए मेटास्टेबल सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन। तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शन देखो। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सॉलिबिलिटी। एक टेम्परेचर पे एक जो सॉलिबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी कोई ज़्यादा हो रहा है, सॉरी मोलारिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू उससे भी कोई ज़्यादा है, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। लेस देन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका आंसर क्या बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मोल ऑफ हेप्टेन वाज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पता है, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हो गया 4/5। तो हमसे वेपर प्रेशर पूछा गया, तो हमें क्या करना है, राउल्स लॉ फॉलो करना है। PS इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। डाटा को पुट करो, आपको आंसर क्या आएगा 41.2 mm ऑफ Hg, दैट इज आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, टू लिक्विड A एंड B हैव P0A by P0B इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमने P0B और P0A का रिलेशन निकाला, वैसे हमने XB और XA का रिलेशन निकाला इसके बेसिस पे। अब मोल फ्रैक्शन का वेपर फेज में पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो फॉर्मूला क्या है, ये वेपर फेज का ही फॉर्मूला है। ये आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका पार्शियल प्रेशर को डिवाइड करो P टोटल से। और यहाँ पे मैंने सारे एक्सप्रेशन को मैं P0 के टर्म्स में लेके आया और XA के टर्म्स में लाया, तो मेरा आंसर आता है 0.1।
So correct answer is A. Question number 9. Ideal solution is formed when its component have zero heat of mixing only लिख दिया. इस केस में क्या मिलता है हमें, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दो मिलना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन बनता है, सी. क्वेश्चन नंबर 10. एजीट्रोपिक मिक्सचर्स आर मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, गलत. दोज विच बॉयल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, नहीं. दोज विच कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल, नहीं. हैव कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये सही है. एजीट्रोपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब उसका लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा जब तक कि आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं करोगे. इसका आंसर क्या है, डी. इसलिए यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब जैसा लिक्विड होगा वैसा ही वेपर बनेगा. 11. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब जनरली नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर मिक्स होगा, सिमिलर मास एंड साइज का, सिमिलर मास एंड साइज का. तो वो कौन है, बेंजीन एंड टॉलिन है. पहला वाला पॉजिटिव डेविएशन है, दूसरा वाला नेगेटिव डेविएशन है, तीसरा वाला भी नेगेटिव डेविएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला जो है वो आइडियल है. बेंजीन टॉलिन जहां भी RCl और RBr होगा वो आइडियल होगा, RBr RI होगा वो होगा. जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. वाटर प्लस एसिड नेगेटिव होता है, वाटर प्लस बेस नेगेटिव होता है. नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन. तो बेंजीन एंड टॉलिन आइडियल, ठीक है. इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल अल्कोहल नहीं. ये वाला, सॉरी मैंने ऊपर वाले को टिक मार दिया, यहाँ पे ये आइडियल है. ये वाला बिकॉज ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो एक पोलर एक नॉन पोलर, तो ये नॉन आइडियल है. क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आइडियल, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइडियल. सो आंसर क्या बनेगा, बी. अल्कोहल हैलाइड्स के साथ आइडियल नहीं बनाएगा बिकॉज अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और हैलाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 13. प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम. अब देखो प्रेशर कुकर के केस में क्या है कि सपोज ये आपका एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, ये आपका एक प्रेशर कुकर है. अब यहाँ पे एक विसिल लगा हुआ है, ये विसिल का कुछ मास है. तो जब अब यहाँ पे बाहर में 1 atm प्रेशर है, अगर ये विसिल नहीं होता तो यहाँ भी 1 atm होता, लेकिन इस विसिल को अब रिलीज करने के लिए यहाँ के प्रेशर को क्या करना पड़ता है, 1 atm से ज्यादा करना पड़ता है. मतलब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा मतलब तुम ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो आपके खाने का जो भी मटेरियल है वो जल्दी पक जाता है. तो इसका आंसर क्या आएगा, सी. 14. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन ही है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा. तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कौन सा हो गया, सी. नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बोलो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बोलो, वही आंसर होगा. तो करेक्ट आंसर इज सी. 15. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, ये कंसंट्रेटेड या नॉन आइडियल के लिए वैलिड नहीं है. तो आंसर क्या बनेगा, ए. 16. द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज सॉलिड एंड लिक्विड एज सॉल्वेंट. ठीक है, अब देखो इसने वेपर प्रेशर पूछा है, इसने हमसे P0 माइनस PS बाई P0 नहीं पूछा, इसने मेरे से PS पूछा है. ठीक है, तो PS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा. जितना ज्यादा सॉल्वेंट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अगर आप सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, सोल्यूशन का घट जाता है. तो आप देखो कहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. यही आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गया. सॉल्यूट मत चूज करना, सॉल्यूट ज्यादा करोगे, ठीक है, तो ये ज्यादा होता है, PS ज्यादा नहीं होता है, PS कम हो जाता है. 17. द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750. मतलब मुझे PS दिया गया है 750 एट 373 केल्विन, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट पे
कोई भी लिक्विड हो उसका पी नॉट जो होगा वो कितना होगा, 760 mm होगा। इसी को फॉर्मूले में बैठाया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना है 1/76, मतलब आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8, मतलब मुझे पी नॉट पता है 23.8 mm ऑफ Hg। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब मेरे से पीएस पूछा गया है, पीएस इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.1। तो फॉर्मूला को हमने फिट कर दिया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आंसर क्या आया, पी एस इक्वल टू 21.4 mm, मतलब आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू सी आर टी, या तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, सी को इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो टी इंक्रीज करना पड़ेगा, आर तो कांस्टेंट ही है। तो पहला लिखा है टेम्परेचर डिक्रीजेस, गलत, कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, गलत, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज करोगे मतलब आप कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, बिकॉज सी इज इक्वल टू एन बाई वी होता है, तो एन बढ़ेगा मतलब सी बढ़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 15 डिग्री सी, तो फॉर्मूला तो यही है, पाई इक्वल टू सी आर टी, तो मुझे सी पुट करना है। अब 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट कहीं भी परसेंटेज लिखा हो तो वो मास परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है 5 ग्राम इन 100 ml। तो ये रहा वेट, ये रहा उसका मोलर मास, ये रहा उसका वॉल्यूम, ये रहा 1000 का फैक्टर, इससे मुझे क्या निकला, इससे मुझे सी निकला, आर और टी का वैल्यू पुट किया मैंने, तो मुझे ये आंसर आता है 3.45, मतलब ए आंसर बनता है। 21, इफ 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, टेम्परेचर दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया, फिर पाई इक्वल टू सी आर टी का फॉर्मूला बैठाया, मुझे 6.5 जैसे आंसर आता है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। 22, a solution of a substance containing 1.05 gram per 100 ml was found to be isotonic। आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई 1 इक्वल टू पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, और अगर टेम्परेचर सेम हो, एट सेम टेम्परेचर, इसका मतलब है C1 इक्वल टू C2, दैट इज N1 इज इक्वल टू N2, और वही हमने यहाँ पे इक्वेट किया है। तो यहाँ से मोलर मास क्या आता है 63 ग्राम, बाकी 3% ग्लूकोज का मतलब है 3 ग्राम इन 100 ml, तो ये भी तो 100 ml में दिया था, ठीक है, तो 1.05 ग्राम में जितना मोल होगा उतना ही मोल 3 ग्राम ग्लूकोज में भी होना चाहिए, तो तभी होगा जब मोलर मास क्या आएगा 63, तो आंसर इज सी। 23, वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से इसने पूछा मॉलिक्यूलर मास, फिर से आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट है, बट फॉर्मूला में फर्क है, इस बार 8.6 ग्राम पर लीटर है और ये 5% है, तो 5% का मतलब है 5 ग्राम इन 100 ml, तो आपको वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा, मतलब ये 50 ग्राम इन 1000 ml होगा, मतलब 1 लीटर हुआ, और ये तो पर लीटर ही लिखा हुआ है, इसीलिए 8.6 बाई 60, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 होता है, इज इक्वल टू 50 बाई एम, देखो 50 ग्राम होगा 1 लीटर में, तो 50, तो यहाँ से m कितना आता है 348 बाई एच, मतलब 349 जैसा आंसर होगा, तो आंसर हो गया ए। 24, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, एक्वा सॉल्यूशन पूछा है, तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा टी एफ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा टी एफ, माइनस डेल्टा टी एफ, दैट इज 0 माइनस, मतलब आपको वैल्यू क्या आने वाला है निगेटिव में ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी कभी भी पानी में अगर आप सॉलिड डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का 0 से नीचे ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला सी, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। 26, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी भी दिया हुआ है,
ये 0.51, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मतलब ये मोलालिटी दिया गया है, तो डेल्टा टी बी निकालना है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा टी बी निकाल लिया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी बी, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो ये क्या आएगा 100 डिग्री सी आएगा, तो इसमें हम डेल्टा टी बी ऐड कर दो, वही आपका आंसर 100 प्लस 0.05, तो 100.05 डिग्री सेल्सियस, आंसर क्या बना ए। 27 द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम, ये हो गया सॉल्यूट, 100 ग्राम वाटर मतलब ये हो गया सॉल्वेंट का, डेल्टा टीबी है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू फॉर्मूला, अब यहाँ पे लिखा है बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, तो बाइनरी का मतलब है आपका आई फैक्टर जो होगा वो 2 होगा, तो ये फॉर्मूला है जब इलेक्ट्रोलाइट आ जाए डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, आई फैक्टर पुट करो, तो यहाँ पे के बी इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा टीबी बाई 2, मतलब आंसर क्या बनेगा ए। 28 1 मोल ऑफ सुगर, सुगर मतलब सॉल्यूट, इट डिजॉल्व इन 2 मोल ऑफ वाटर, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस रिलेटिव टू दैट ऑफ प्योर वाटर मतलब पी नॉट, मतलब से ये पूछा गया है, तो फॉर्मूला अपने पास ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सुगर निकाल लिया, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू बैठा दिया, तो आता है 2/3, 2/3 मतलब आंसर क्या बना ए। 29 द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ए इज 0.8, सॉल्वेंट दिया गया मतलब ये पी नॉट दिया है, और ये दिया है पी एस, घट के 0.6 हो गया, और यहाँ लिखा है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट का नाम नहीं मतलब नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा है, बी कौन है, तो बी तुम्हारा है सॉल्यूट, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आता है 1/4, 1/4 मीन्स 0.25, आंसर क्या है ए। 30 द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर KCl सॉल्यूशन टू दैट ऑफ शुगर सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन, तो आई KCl का 2 होता है, शुगर का 1 होता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो वांटो फैक्टर के बराबर होगा, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी हो रेशियो यही आएगा, तो आंसर क्या बनेगा 2, दैट इज बी। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अब सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो आई फैक्टर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टीबी इंक्रीज होगा, और डेल्टा टीबी इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो ग्लूकोज का आई फैक्टर हो गया 1, सुक्रोज का आई फैक्टर हो गया 1, इसका हो गया 2, और यूरिया का हो गया 1, तो हाईएस्ट पूछा मतलब आंसर क्या बनेगा सी। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से वही है आई फैक्टर, आई फैक्टर ज्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, और डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो इसका आई फैक्टर हो गया 3, इसका हो गया 2, इसका हो गया 1, बेंजीन का हो गया 1, तो क्या पूछा है इसने लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट होने के लिए आई फैक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा ए। 33 बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन बेंजीन विल शो ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अब देखो बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में डिजॉल्व होगा तो डाइमराइजेशन होगा, और जब डाइमराइजेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल का मोलर मास ऐड होगा, तो एक का मोलर मास 122 है, तो 122 प्लस 122 क्या होगा 244, आंसर क्या बनेगा सी। जब भी बेंजोइक एसिड को या कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में हम डिजॉल्व करेंगे तो डाइमराइजेशन होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस केस में आई फैक्टर जो होता है वो हाफ होता है थियोरेटिकली। 34 द वांटो फैक्टर ऑफ 0.005 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 1.95, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है, तो ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और वांटो फैक्टर का, जहां पे n है कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, तो KCl तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा K प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, मतलब इसके लिए n का वैल्यू क्या आएगा 2, वैल्यू पुट करो आपको कितना आएगा 0.95, मतलब आंसर क्या आएगा ए। 35 ऑब्जर्व एंड नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखो वांटो फैक्टर का डेफिनेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल, तो यहाँ से कितना आया वांटो फैक्टर 1.9, इसने मेरे से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, फिर से वही फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, तो आंसर क्या आया
0.9। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डाटा हो, प्रैक्टिकल मीन्स ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल दैट इज नॉर्मल निकालोगे आपको आई फैक्टर मिलेगा। 36 इबिलोस्कोपी और क्रायोस्कोपी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। ये गलत बात लिखा हुआ है। इबिलोस्कोपी और क्रायोस्कोपी मेथड होता है, इससे मोलर मास निकाल सकते हैं। बिकॉज इबिलोस्कोपी मतलब आप डेल्टा टीबी की बात कर रहे हो, क्रायोस्कोपी मतलब डेल्टा टीएफ की बात कर रहे हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रोल ही होता है मोलर मास पता करना। और हाई मोलर मास सॉलिड लीड्स टू वेरी लो वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ। अब देखो ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मोलर मास इंक्रीज होगा, ठीक है, मोलर मास इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होगा फॉर द सेम वेट। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होगा, मतलब ये सही है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, मतलब आंसर क्या होगा सी। सो क्वेश्चन नंबर 37 है आइडियल सॉल्यूशंस आर वन विच ओबे राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये भी सही है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब आंसर क्या बनता है ए बनता है, दोनों ही फैक्ट है। 38 द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 NaCl एंड ग्लूकोज विल बी इन द ऑर्डर। अब देखो लिखा हुआ इक्विमोलर, तो आपको केवल आई फैक्टर देखना है। तो आई फैक्टर देखोगे तो BaCl2 का ज़्यादा है NaCl से और ये ज़्यादा है ग्लूकोज से। BaCl2 का आई फैक्टर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो जो आई फैक्टर होगा उसी के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, बिकॉज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अगर C और T सेम है तो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा BaCl2 ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन ग्लूकोज, आंसर इज बी। 39 CCl4 एंड H2O आर इमिसिबल। सही बात है। क्यों सही बात है? तो CCl4 एक नॉन पोलर है बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और H2O एक पोलर है, तो पोलर एंड नॉन पोलर तो इमिसिबल ही होगा। इमिसिबल मतलब जो एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो सकता, मिक्स नहीं होता हो। और रीजन दिया है CCl4 इज पोलर सॉल्वेंट, गलत, CCl4 इज नॉन पोलर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, मतलब आंसर क्या बनेगा सी। Question number 40 at 40 degree C the vapor pressure in torr of ethyl alcohol solution is represented by the equation P is equal to 119 XA plus 135 where XA is the mole fraction of methyl alcohol, then the pressure of solution when XA tending to 1। अब देखो इसने बोला XA tending to 1 मतलब XA का वैल्यू क्या लेना है 1 लेना है, तो XA का वैल्यू 1 लेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 119 इंटू 1 प्लस 135 मतलब कितना हो गया 254, मतलब आंसर क्या हो गया ए। 41 FeCl3 on reaction with K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color। ठीक है, K4FeCN6 और FeCl3 दोनों आपस में मिलता है तो ब्लू कलर बनता है। दीज टू सॉल्यूशन, तो हमने क्या किया दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एज शोन। तो पूछा है ड्यू टू ऑस्मोसिस ब्लू कलर कहाँ बनेगा, तो कहीं पे भी ब्लू कलर नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज K4FeCN6 और FeCl3 दोनों ही सॉल्यूट है, और कभी भी ऑस्मोसिस में सॉल्यूट मूव नहीं करता है। क्या मूव करता है? सॉल्वेंट मूव करता है, और सॉल्वेंट के मूवमेंट से कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज K4FeCN6 और FeCl3 दोनों ही सॉल्यूशन का सॉल्यूट है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा डी। 42 द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिटी। बिल्कुल सही बात है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 मोल फ्रैक्शन इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, गलत हो गया। मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज ये मास के ऊपर है और टेम्परेचर से मास को फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर से केवल वॉल्यूम को फर्क पड़ता है, इसलिए मोलारिटी नॉर्मेलिटी ये सब जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका पहला आंसर क्या बन गया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब इसका आंसर हो गया सी। 43 the molecular weight of benzoic acid in benzene as determined by depression in freezing point method corresponding to। अब देखो हमें पता है
कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में डालते हैं तो क्या बनता है, डाइमेराइजेशन होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर क्या बनेगा, बी। दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और इसके कारण वहां पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर बनता है। 44 वांटो फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी इफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अंडरगोज 100% डिसोसिएशन। नहीं, जब भी कहीं पे डिसोसिएशन होगा आपके वांटो फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये तो गलत हो गया। रीजन, वांटो फैक्टर फॉर NaCl सॉल्यूशन इज यूनिटी, नहीं, NaCl के लिए वांटो फैक्टर 2 होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बोथ आर फॉल्स, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 45, इफ रेड ब्लड सेल वेयर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एंड प्लेस्ड इन प्योर वाटर। अब देखो, जो अगर ये कोई आरबीसी है तो आरबीसी में यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ होगा सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लो अमाउंट में है और आपने उसको क्या किया, पानी में डाल दिया, मतलब ज्यादा सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा, आरबीसी में यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा। अगर यहाँ पे सपोज बहुत पानी है तो वाटर का फ्लो होगा आरबीसी की तरफ, मतलब सेल के अंदर पानी का फ्लो होगा, उसके कारण वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला सही बात है। दूसरा, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेन इन सेल इंक्रीजेज, नहीं, पानी मूव कर रहा है मतलब यहाँ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा सॉल्यूट का, मतलब ये गलत हो गया, इसलिए पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब आंसर क्या बनेगा, सी। तो ये था आज का सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।